नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने हम तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है। वहां पर आज बहुत बड़ा ऐलान हुआ। क्या ऐलान हुआ, इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी। ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। ये ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन इस वक्त आयोजित हो रहा है। आपको बता दें, इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं। अभी हालिया अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि ब्रिक्स में 6 देश और शामिल हो गए, जिसके बाद से इसे ब्रिक्स प्लस भी कहा जा रहा है। आपको बता दें, शामिल हुए देशों में ईरान, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार को बढ़ाने पर सहमति जताई और साथ ही उन्होंने कहा इससे बहुध्रुवीय विश्व बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद देश के साथ विदेश को भी बधाई दी। इस दौरान आपको बता दें, जो 6 नए देश फिलहाल ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, इसकी जानकारी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 40 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। वहीं 23 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन भी किया है। कैमरा पर्सन निकी यादव के साथ अमन त्रिपाठी, इंडिया बॉय। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी। बिहार में आज यानी कि गुरुवार से सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें, इस दौरान 876 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं इस दौरान रेलवे स्टेशन से लेकर एग्जाम सेंटरों पर खचाखच भीड़ देखी गई। वहीं आज पहली पाली के दौरान हुई परीक्षा के बाद छात्रों ने जमकर बवाल किया। कारण ये रहा कि जब छात्र वहां पर परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, उसमें से अधिकतर की बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाई गई, जिसके बाद से छात्रों ने पहली पाली के बाद जमकर बवाल किया। छात्रों का यहां पर यह आरोप है कि उन्हें लगता है कि परीक्षा सेंटरों पर इस तरीके से गड़बड़ी की जा रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, ये अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती पाने के लिए एग्जाम सेंटर से लेकर रेलवे स्टेशन तक भारी भीड़ लगाए हुए हैं। 876 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जानी है। साथ ही इस दौरान छात्र इसे प्रशासन का फेलियर भी बता रहे हैं कि इसे ठीक तरीके से आयोजित नहीं किया गया। वहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लेने पर छात्रों में भारी गुस्सा है। कैमरा पर्सन निकी यादव के साथ अमन त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ खास हुआ, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों को आज पारित किया गया। जो मुख्य सचिव उत्तराखंड के, उन्होंने पीसी सिंधु ने आज प्रेस वार्ता के जरिए ये जाहिर किया कि जो 30 प्रस्ताव है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ साथ उत्तराखंड के विकास के लिए चौमुखी होंगे। जिसमें सबसे मुख्य जो प्रस्ताव रहा है वो 6 से लेकर 12 सितंबर तक मॉनसून सत्र चलाया जाएगा। वहीं जो पंतनगर एयरपोर्ट है उसे विस्तारण करके उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। और वहीं कई बात की जाए शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप प्लान के जो जागरूकता है वो अभियान चलाए जाएंगे। वहीं अगर मानव और वन जीव के बीच में जो संघर्ष की बात की जाए, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उस राशि को 5 से 8 लाख किया गया है। वहीं घायलों को भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कई प्रस्ताव रखे गए जो आने वाले जो उत्तराखंड के विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर खेल विभाग की बात की जाए, तो खेल के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में जीत के आएंगे, उन्हें अब सीधी भर्ती उत्तराखंड के नौकरियों में दी जाएगी। जिसमें अब 6 विभाग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें उन्हें नौकरी दी जाएगी, जिसमें खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग,
तमाम तरह के विभाग होंगे। जो खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय उन्हें जगह देंगे। साथ साथ इसमें 2 डीएसपी लेवल के अधिकारी भी रखे जाएंगे, जो खिलाड़ियों को वो रैंक दी जाएगी पुलिस विभाग में। तो तमाम खिलाड़ियों के लिए, शिक्षा के लिए और तमाम जो चिकित्सा के लिए जो ये कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें तमाम प्रस्ताव पारित किए गए। अब देखना होगा कि जो 6 सितंबर से लेकर जो 12 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा वो कितना प्रभावशाली होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने आज पदभार ग्रहण किया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। कांग्रेस पार्टी के यूपी के नए नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज पार्टी मुख्यालय पर पहुंचकर आधिकारिक रूप से अपने कार्यभार को ग्रहण किया। अजय राय आज अपने क्षेत्र वाराणसी से जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जोर शोर के साथ में उनकी ताजपोशी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो पार्टी मुख्यालय पर मौजूद रहे। इसके अलावा इनके साथ में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे। अजय राय जो हैं वो वाराणसी से चलकर जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी होते हुए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। उनके सियासी सफर की अगर बात की जाए तो 1996 से लेकर 2009 तक अजय राय भाजपा से जुड़े रहे। 1996 में वाराणसी के कोल असला विधानसभा से अजय राय विधायक बने। 1996 से 2009 तक लगातार अजय राय जो है वो विधायक रहे। 2012 विधानसभा उपचुनाव में वाराणसी की पिंडरा सीट से वे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जो है चुनाव लड़े और 5वीं बार भी विधायक बने। अजय राय 2017 से 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने में नाकाम रहे, लेकिन वह सालों से कांग्रेस में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाते रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी माहौल बन रहा है, जिस तरीके से सियासी पारा चढ़ रहा है और जो समीकरण है, उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने अब अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया ब्रजलाल खाबरी को और अब उनकी जगह पर अजय राय को जिम्मेदारी दी है। और कहीं ना कहीं सबके पीछे का मकसद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अपना कहीं ना कहीं रसूख, अपना दम जो है यूपी के अंदर खोया है, उसको वापस पाया जाए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन त्रिनेल चला रही है। इस खबर को बतानी है हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में पुलिस इन दिनों ऑपरेशन दृष्टि चला रही है। इस ऑपरेशन दृष्टि के तहत जगह जगह पर पुलिस के द्वारा गलियों, चौराहों और छोटी छोटी गलियों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस ऑपरेशन का मकसद इतना ही है कि कैमरे लगे होने की वजह से कहीं ना कहीं अपराधों में कमी आएगी। साथ ही साथ यदि अपराध होते हैं तो अपराधी इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाएगा, जिससे पुलिस को उन्हें पकड़ना काफी आसान हो जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस की तरफ से, विभाग की तरफ से अपील घर वालों से भी की गई है और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि यदि वो अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा सकें तो इससे बेहतर होगा। पुलिस के साथ ही साथ उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था में इंतजाम बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं सुरक्षा के बढ़ने से आसपास का इलाका और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। इसी को देखते हुए चंदौली में भी आज पुलिस के द्वारा चौराहों पर, दीनदयाल उपाध्याय चौक के पास कई कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को इंस्टॉल करने के साथ ही साथ पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह का अभियान चला रही है। छोटी छोटी गलियों से लेकर चौराहे और आसपास के इलाकों में कैमरे का एक जाल बिछाया जाएगा और इस जाल की मदद से लगातार अपराधों में कमी के साथ ही साथ अपराधियों को पकड़ने के लिए एक साधन की व्यवस्था जुटाई जाएगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में एक तो अपराधियों में इस बात का डर रहेगा कि कहीं ना कहीं कैमरा होने की वजह से वो छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने से बचते हुए नजर आएंगे। दूसरा, यदि कहीं ना कहीं छोटे इलाकों में भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इस तरह की घटनाओं में जो अपराधी हैं वो कैमरे की जद में आएंगे और कैमरे की जद में आने की वजह से पुलिस को इन्हें पकड़ना आसान हो पाएगा। कैमरा पर्सन निक्की के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, इंडिया वॉइस। हिमाचल के कुल्लू में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से जो है लोगों में काफी अफरा तफरी मची हुई है। बता दें कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है तो बारिश से 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 6 लोग अभी तक लापता हैं। कुछ मकान भी ढहे हुए बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश ने 17 मकान जमींदोज हो गए हैं, जबकि 105 की आशंका नुकसान पहुंचा है। अकेले ही शिमला शहर में 25 से ज्यादा घर असुरक्षित हो गए हैं। इसी वजह से 55 से ज्यादा परिवार
को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने की ज़मीन धंसने के 4 नेशनल हाईवे समेत 800 से ज़्यादा सड़क वाहनों को आवाजाही के लिए फिर से बंद हो गए हैं। शिमला, चंडीगढ़, मनाली, चंडीगढ़ मंडी और जालंधर मंडी फ्लोरन के 2 दिन को बंद किया गया है। इससे लोगों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में सड़कें बंद होने से 1250 से ज़्यादा रूटों को बस सेवाएं ठप की गई हैं। शिमला और मंडी जिले में सबसे ज़्यादा तबाही मची हुई है। वस्तुओं दूध, दही, ब्रेड, मक्खन व सब्जी इत्यादि सप्लाई आज दूसरे दिन भी अधिकांश क्षेत्रों में नहीं पहुंचाई गई है। मौसम विज्ञान के केंद्र शिमला के निर्देश पर डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसे देखते हुए आज ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। परसों से मानसून के कमजोर पड़ने का आसार बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जनता को सावधानी बरतने को कहा है। उफनते हुए नदी नालों के पास नहीं जाने की एडवाइजर भी दी जा रही है। उन्होंने बेहद जरूरी काम होने के ही लोगों से घरों से बाहर निकलने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री खुद सुखविंदर सुक्खू जो है लोगों से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोई ज़रूरी काम हो तो जब भी घरों से बाहर निकले। जिस तरीके से जो है शिमला के अंदर लगातार बारिश हो रही है और जो आसपास के लोग हैं जो नदी नाले बह रहे हैं उनसे काफ़ी दूर रहने की भी अपील प्रशासन कर रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीम और जो पुलिस प्रशासन है वहाँ के, तो उनने भी जो है लोगों से अपील करने की बात कही है। और खास बात की जाए तो सुखविंदर सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, वो खुद लोगों से इसी बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि आखिरकार ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया तो उससे जो है काफ़ी नुकसान भी देखने को मिल सकता है भारी बारिश से। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। देहरादून में बारिश को देखते हुए 26 अगस्त तक अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। विभाग ने एक बार फिर प्रदेश की जनता के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जो बृहस्पतिवार है उसमें जो 8 जिले हैं उसके लिए ये जो मौसम का अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से भारी जो वर्षा है इन क्षेत्रों में हो सकती है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो इसमें कार्य करेगी। लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है कि 26 तारीख तक यानी कि 26 अगस्त तक आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम इन 8 जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं गढ़वाल रीजन की इसमें बात की जाए तो उसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले मौजूद हैं। और वहीं अगर कुमाऊं क्षेत्र के उत्तराखंड की बात की जाए तो उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर जिले आते हैं। तो ऐसे में ये 8 जिलों के लिए काफ़ी भारी होने वाले हैं। और ऐसे में बात की जाए तो स्कूलों की छुट्टी भी आज रखी गई थी, जिसमें चमोली और हरिद्वार जिले में स्कूलों की आज 1 से लेकर 12वीं जो कक्षा है वहाँ के स्कूलों के बच्चों की छुट्टी रखी है ताकि जो बच्चे हैं वो बारिश में ना आ सके। अगर देहरादून की बात की जाए, देहरादून के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। जो मौसम है वो पल पल करवट ले रहा है। कई क्षेत्रों में अभी फिलहाल भारी बारिश देखने को मिल रही है। जो राजपुर रोड है, जो अपर का क्षेत्र है, मसूरी की बात की जाए या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र के आसपास है वहाँ पर बरसात ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए मालदेवता क्षेत्र में तो मालदेवता की जो नदियाँ हैं, चाहे वो बांदल हो या फिर सोंग नदी हो, उसमें थोड़ा उफान नजर आया है क्योंकि लगातार पहाड़ों में बरसात हो रही है, जिसके कारण जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं 200 से अधिक अभी सड़कें बाधित हो गई हैं क्योंकि लगातार जो भूस्खलन की सूचना आ रही है, जिससे जो सड़कें हैं उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जिस तरह से बारिश ने अभी तक नुकसान पहुंचाया है तो 1000 से अधिक करोड़ों का नुकसान फिलहाल राज्य को पहुंचा है। लेकिन लगातार सरकार इसे राहत पहुंचाने का कार्य फिलहाल के लिए जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन्हें पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बदायूं में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले में एक बार बुखार ने अपना कहर बरपाना चालू कर दिया है। जी आपको बता दें कि बदायूं जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां पर तेज बुखार का प्रकोप जारी है। वहीं आपको बता दें जो अधिकारी हैं वो भी लगातार उनका निरीक्षण कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए जो है कि जानकारी लगातार देते रहते हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दातागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर आज उप जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण करा, जिसमें उन्होंने जो मरीज आए हुए थे उनसे जानकारी ली। कहीं उनसे कोई कर्मचारी या कोई बाहर की दवा ना लिखी जा रही हो
कोई किसी से पैसे की ना डिमांड की जा रही हो। इन कई बिंदुओं को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर आकर औचक निरीक्षण करा, जिसके बाद वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि इस तरीके की यहाँ पर कोई पैसा या कोई बाहर की दवाई नहीं लिखी जा रही। इस बात की सुनकर उन्हें बेहद खुशी हुई। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के शिवहरा इलाके में आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब रेलवे ट्रैक को पार करते समय एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजनौर के शिवहरा इलाके का रहने वाला महेंद्र सिंह आज नूरपुर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा था। जैसे ही वो रेलवे फाटक के पास पहुंचा और रेलवे ट्रैक को पार करने का प्रयास कर रहा था, तभी अचानक से रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी आ गई, जिसकी चपेट में आकर महेंद्र सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। महेंद्र सिंह की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह दिव्यांग था, जो शिवहरा इलाके के में आसपास जो है अक्सर देखा जाता था, और आज जैसे ही वो रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था, उसकी ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। हमीरपुर में एक छात्रा को एक तांत्रिक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता। हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला सामने आया, जहां पर एक युवती झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ती है और उसके ऊपर भूत प्रेत का साया बताकर तांत्रिक उसका यौन शोषण करता रहा। इसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको टेबलेट देता है, और टेबलेट देने के बाद जैसे ही उसको पता चलता है कि ये टेबलेट किस चीज़ की है, तो इसके बाद जब उसके माता पिता को पता चलता है तो माता पिता उसको लेकर थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद वहां पर मुकदमा पंजीकृत होता है, और वहीं बात की जाए तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि 4 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। क्या है ऑपरेशन लंगड़ा, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। आपको बता दें, हापुड़ की हाफिजपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रिजवान को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, हापुड़ की हाफिजपुर थाना पुलिस देर रात ब्रजनाथपुर नहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को आता हुआ दिखाई देता है, जिसे पुलिसकर्मी रुकने का इशारा करते हैं तो बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर झोंक देता है। आत्मरक्षा हेतु पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में बदमाश घायल हुआ है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है घायल बदमाश का नाम रिजवान है और वो अमरोहा थाने से 25,000 का इनामी है। बताया जा रहा है इस बदमाश रिजवान का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये मेरठ के जानी थाने का रहने वाला है और अमरोहा के रजबपुर थाने से 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। तो कहीं ना कहीं हाफिजपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि उसने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की जांच में इस आरोपी पर 3 मुकदमे निकल कर आए हैं और वहीं इसके अन्य आपराधिक इतिहास की भी तलाश की जा रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम पस्तोर। पुलिस अधीक्षक ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक की बड़ी कार्रवाई आई है सामने। 3 दरोगा सहित 2 सिपाहियों पर बड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमा में मचाए हड़कंप। आपको बता दें, नई बस्ती चौकी इंचार्ज का वहीं स्थानांतरण कर दिया गया है, तो 2 दरोगा के लिए कर दिया है लाइन हाजिर, तो वहीं पर 2 मुख्य आरक्षी पुलिसकर्मियों के लिए कर दिया है निलंबन। आपको बता दें पूरा मामला कि पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ललितपुर द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जो है लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके चलते पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको हम बता दें कि नेहरू नगर क्षेत्र में जो नेहरू नगर चौकी क्षेत्र आता है, वहां पर कुछ दिनों पूर्व एक
झगड़ा हुआ था, जिसने सामुदायिक झगड़े का रूप ले लिया था, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से ना करने पर 2 दरोगा जो नेहरू नगर चौकी इंचार्ज हैं और उप निरीक्षक हैं, उनके लिए लाइन हाजिर की कार्रवाई कर दी। तो वहीं पर नेहरू नगर चौकी में तैनात 2 मुख्यारक्षी के लिए निलंबन की कार्रवाई कर दी। तो वहीं पर कुछ दिनों पूर्व देर रात एक महिला के घर में जांच के नाम पर नई बस्ती चौकी इंचार्ज गए हुए थे, जिसका मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया तो उन्होंने सीओ सदर के लिए जांच के आदेश दे दिए थे। जांच के आदेश के बाद जब सीओ सदर द्वारा जांच की गई है तो उसके बाद नई बस्ती चौकी इंचार्ज नवाब सिंह के लिए ललितपुर से थाना स्थानांतरण कर दिया गया है। जब एक साथ 5 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई सामने आई तो वहीं पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए शुभम पस्तूर की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज रांची के ईडी के जोनल ऑफिस में पेश होना था, पर वो पेश नहीं हुए। क्या है पूरी खबर, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिजीत दुबे। सियासत की गलियारों में ईडी द्वारा झारखंड सरकार को परेशान करना, ये केंद्र सरकार की साजिश है। ये मैं नहीं, हेमंत सरकार कह रही है। पिछले दिनों में जिसे देखा जाए लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। कल भी झारखंड में 32 जगहों पर एक साथ ईडी की छापेमारी हुई और आज हेमंत सरकार को दूसरा समन भेज के बुलाया गया था ईडी दफ्तर। हेमंत सरकार नहीं पहुंचे। सत्ता की गलियारों में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर में हेमंत सोरेन जब सही हैं तो वो ईडी ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त को बुलाया गया था, जिसमें हेमंत सरकार ने एक पत्र लिख के ईडी को पत्र लिखा था, जिसमें एक कठोर शब्द का उपयोग किया गया था उसमें कि मुझे केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी जो भी संस्था है जो मुझे परेशान कर रही है, मैं इसको कहीं ना कहीं से बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करूंगा। ये मामला आया, उसके बाद से ईडी द्वारा फिर दोबारा समन भेजा गया, जिसमें यह लिखा गया कि ईडी एक संस्था है, वो राजनीतिक इशारों पर नहीं चलती है, वो केंद्र सरकार के इशारों पर नहीं चल रही है। दूसरी बार 24 अगस्त को फिर हेमंत सरकार को बुलाया गया ईडी दफ्तर पूछताछ करने के लिए, जिसमें आज ईडी दफ्तर हेमंत सरकार को पहुंचना था। हेमंत सरकार का आज 2 बजे तक सब लोग वेट भी किए। 2 बजे तक हेमंत सरकार ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचने पे 2:15-20 करीब में सचिवालय से एक डाक आता है जो बंद लिफाफा होता है। बंद लिफाफा ईडी दफ्तर पहुंचता है जो एक डाकिया सचिवालय से लेके आया था। उसके बाद उसमें जो डाकिया बाहर निकला ईडी दफ्तर से, तो उसमें पूछा गया कि इसमें क्या था। हेमंत सोरेन ने सरकार ने क्या जवाब दिया था ईडी को, लेकिन उसमें नहीं पता चला। मोतिहारी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आपको बता दें कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम था मेरी माटी मेरा देश। क्या हुआ इस कार्यक्रम में, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले में नरेंद्र मोदी के एक सपना को पूरा करने के लिए मोतिहारी में एक कार्यक्रम किया गया, जहां राधा सिकारिया के बेटा ने एक बीएड कॉलेज में एक वार्ता किया, जो कार्यक्रम का नाम है मेरी मिट्टी मेरा देश। एक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बच्चे और बीजेपी के कई नेता अच्छी हुए, जो शपथ दिलाया गया कि नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गांव से मिट्टी दिल्ली में पहुंचे, जहां शहीदों के लिए ये मिट्टी तैयार करके एक स्मारक तैयार करें। उसी को लेकर आज मोतिहारी में एक कार्यक्रम किया गया। लेकिन सबसे ये बात है कि चंपारण से ही क्यों पहला स्टार्ट हुआ। चंपारण से इसलिए हुआ, गांधी जी पहला चंपारण सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट किए थे, इसलिए चंपारण से ये मिट्टी अब हर गांव से एक मुट्ठी लेकर यहाँ से पटना के लिए रवाना होंगे। अब देखना है कि कब तक ये दिल्ली पहुंचकर एक कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी को ये मिट्टी सौंप रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के शुकाबाद क्षेत्र में एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। क्या है यह सफलता, इसको बता रहे हमारे संवाददाता अतुल। पुलिस ने 20 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। आपको बता दें, फिरोजाबाद के शिकवाबाद में चेकिंग के दौरान एसओजी और पुलिस की टीम ने 20 लाख रुपए की कीमत की 292 पेटी अंग्रेजी शराब की एक कैंटर आइसर से की बरामद। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान नौशेरा के पुल से पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तभी एक कैंटर गाड़ी में शराब लोड होकर जा रही थी, जिसके बोर्ड पर आगे एमजोन का बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर जब चालक से पूछताछ की तो गाड़ी के अंदर से 292 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की। आम आदमी पार्टी के शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। क्या है ये ज्ञापन और क्या कुछ कहा, इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता रिजवान। शाहजहांपुर के आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष राजीव कुमार ने केंद्र सरकार के घोटालों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। जी हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खन्नी बाग चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। नायब तहसीलदार अनुराग दुबे के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए बताया, सीएजी की रिपोर्ट में सड़क निर्माण से लेकर आयुष्मान योजनाएं, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में भारी हेराफेरी की खबरें उजागर हो रही हैं, जो इस रिपोर्ट में स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है, मोदी सरकार के इन महाघोटालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जांच करा के इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर से इंडिया वॉइस से रिजवान। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।